हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 9 से लेकर 12th तक एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स का क्वेश्चन और उसके आंसर्स दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 में जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इसके अलावा DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, EMRS टीजीटी पीजीटी में भी जो क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के पूछे गए हैं सभी दिए हुए हैं। इस बुक में कुल 91 क्वेश्चन पेपर में इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 26 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 168 है, इनमें से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्रों का एक संघ है। इसके घटक राष्ट्र ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। इन्हीं राष्ट्रों के अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर को मिलाकर ब्रिक्स का नामकरण हुआ। इसकी स्थापना 2009 में हुई। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। पहला है, यह राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और सेवा के व्यापार को बढ़ावा देता है। दूसरा है, यह प्रौद्योगिकी के संचलन को बढ़ावा देता है। तीसरा है, इसका अर्थ है किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। वैश्वीकरण राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देता है। यह प्रौद्योगिकी के संचलन को बढ़ावा देता है और इसका अर्थ किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना है। ये तीनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण ने। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ यह है कि जब विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को विदेशी निवेश और व्यापार के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है तो उसे वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण को अनेक कारकों ने सुगमता प्रदान की है। इनमें से प्रमुख कारक इस प्रकार हैं: प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति, निवेश नीतियों में उदारीकरण, WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का दबाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्तर पर लोगों को जोड़ने में भूमिका नहीं निभाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। विश्व स्तर पर लोगों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले माध्यमों में क्रमशः इंटरनेट, उपग्रह प्रसारण और कंपनियां शामिल हैं। अगला प्रश्न है, IMF ने किस वर्ष में अपना वित्तीय संचालन शुरू किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1947 में। IMF ने 1 मार्च 1947 से अपना वित्तीय संचालन प्रारंभ किया। IMF की स्थापना ब्रेटन वुड्स निर्णय के अनुसार 27 दिसंबर 1945 को वाशिंगटन में हुई। अगला प्रश्न है, यूरोपियन यूनियन के बाद कौन सा दूसरा देशों का गुट सामूहिक मुद्रा को अपनाने की बात कर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खाड़ी के देश। 2001 खाड़ी के अरब देशों के लिए सहयोग परिषद के राष्ट्राध्यक्षों ने 2010 तक एक आम मुद्रा
स्थापित करने का निर्णय किया। हालांकि जनवरी 2024 तक कुछ जीसीसी देशों की मुद्राएं अभी भी अमेरिकी डॉलर से जुड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न है, 20 रुपये और ऊपर वाले मूल्य के नोट कहाँ छपते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बैंक नोट प्रेस देवास। 20 और उससे ऊपर के नोट बैंक नोट प्रेस देवास में छपते हैं। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का दूसरा नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। विश्व बैंक से अभिप्राय इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD है। औपचारिक रूप से IBRD की स्थापना 1944 में हुई थी, किंतु इसने वास्तव में 1946 में कार्य करना शुरू किया। इसके प्रथम प्रेसिडेंट यूजेन्स मेयर थे। इसके वर्तमान प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसमें 189 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है। कारण है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही हैं, बल्कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी विश्व स्तर पर कर रही हैं। उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बहुराष्ट्रीय निगम वह संगठन होते हैं जो अपने देश की तुलना में एक या अधिक देशों में वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन को नियंत्रित करते हैं। इनका उत्पादन जटिल तरीके से व्यवस्थित होता है और साथ ही ये न केवल अपने को तैयार उत्पाद बेच रहे हैं, बल्कि विश्व स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी कर रहे हैं। इस प्रकार कथन व कारण दोनों सत्य है, लेकिन दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से क्षेत्रीय व्यापार संगठन के सदस्यों ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का हिस्सा होने पर अपनी सहमति दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आसियान। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन क्षेत्रीय व्यापार संगठन के सदस्यों ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का हिस्सा होने में सहमति दी है। RCEP आसियान और मुक्त व्यापार समझौते के सदस्यों के बीच 2012 से एक मेगा क्षेत्रीय आर्थिक समझौता है। भारत इसमें शामिल नहीं हुआ क्योंकि टैरिफ की दर में कमी करने से स्थानीय उत्पादकों को नुकसान होगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन किस साल स्थापित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जुलाई 1956 में। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना जुलाई 1956 में हुई। यह विश्व बैंक समूह की एक संस्था है। IFC का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। वर्तमान में IFC के 185 देश सदस्य हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों में निजी निवेश को प्रोत्साहन देना है। अगला प्रश्न है, गोल्ड ट्रांच का मतलब क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह बिना शर्त का द्रवत्व है जिसे IMF के सदस्य दूसरे कोई निधि जैसे मानते हैं। गोल्ड ट्रेंच का मतलब बिना शर्त का वह द्रवत्व है जिसे IMF के सदस्य दूसरे कोई निधि जैसा मानते हैं। इन सुविधाओं के अंतर्गत मुद्रा कोष द्वारा प्रदत्त वे सुविधाएं आती हैं जो हर राष्ट्र को स्वतः प्राप्त होती हैं, जिन्हें ट्रांच सुविधाएं कहा जाता है। ट्रांच दो प्रकार के होते हैं, आरक्षित ट्रांच अथवा नकद ट्रांच तथा साख ट्रांच। आरक्षित ट्रांच से आशय एक राष्ट्र को अपने अनिवार्य अंशदान के बराबर मूल्य की अंतर्राष्ट्रीय तरलता प्रदान किया जाना है। यदि किसी राष्ट्र ने अपने अनिवार्य अंशदान का 25% प्राप्त किया है तो उसे स्वर्ण ट्रांच के अंतर्गत रखा जाता है।
अगला प्रश्न है, एसडीआर को किस वर्ष आरंभ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1969 में। आईएमएफ द्वारा एसडीआर को वर्ष 1969 में प्रारंभ किया गया था। एसडीआर को कागजी स्वर्ण कहते हैं। एसडीआर अंतर्राष्ट्रीय लेखे एवं भुगतान की इकाई है। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता आटार्की यह स्थिति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यापार नहीं। आत्मनिर्भरता या आटार्की वह स्थिति है जहां व्यापार नहीं होता है। स्वायत्त व्यवस्थाएं उदार आर्थिक व्यवस्थाओं के विपरीत हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करती हैं। अगला प्रश्न है, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वर्ष 2002 में भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित किया गया और यह वर्ष 2005 से लागू हुआ। धन शोधन निवारण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, अवैध गतिविधियों और आर्थिक अपराधों में धन के प्रवाह का मुकाबला करना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1944 में। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD विश्व बैंक समूह की एक प्रमुख संस्था है। यह दुनिया का सबसे बड़ा विकास बैंक है जो देशों को गरीबी कम करने और उन सभी लोगों तक सतत विकास का लाभ पहुंचाने में मदद करने के लिए वित्तीय उत्पाद और नीतिगत सलाह प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। इसमें कुल 189 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। विश्व बैंक को इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट IBRD के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 189 है। इसके प्रथम अध्यक्ष यूजिन मायर थे। अगला प्रश्न है, IMF के अनुमान के अनुसार 2029 में भारत की अर्थव्यवस्था डैश ट्रिलियन की होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, $5 ट्रिलियन। IMF के अनुमान के अनुसार वर्ष 2029 तक भारतीय अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन हो जाएगी, जबकि भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्था सुलभ ऋण गवाक्ष सॉफ्ट लोन विंडो कही जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, IDA। IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना 24 सितंबर 1960 में हुई। यह विश्व बैंक समूह की महत्वपूर्ण संस्था है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। वर्तमान में IDA के 174 देश सदस्य हैं। IDA द्वारा निर्धन देशों को 20 से 25 वर्षों तक का अनुदान प्रदान किया जाता है, जिसके बदले 0.75% की दर से सेवा शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। इसी कारण IDA को विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था विशेष रूप से निजी क्षेत्र पर केंद्रित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC। विश्व बैंक समूह का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निजी क्षेत्र पर विशेष रूप से केंद्रित सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है। IFC विकासशील देशों के निवेश को वित्त पोषित करके अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में पूंजी जुटाकर और व्यवसायों व सरकारों को सलाहकार सेवाएं प्रदान करके सतत विकास हासिल करने में मदद करता है। IFC की स्थापना जुलाई 1956 में की गई थी। अगला प्रश्न है, IMF के अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व परिसंपत्ति स्पेशल ड्राइंग राइट का मान 1 अक्टूबर 2016 से 5 मुद्राओं के समूह पर आधारित है, जिसमें डैश शामिल हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चीनी रनमिनबी।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व संपत्ति स्पेशल ड्रॉइंग राइट का मान 1 अक्टूबर 2016 से 5 मुद्राओं के समूह पर आधारित है। यूरो, येन, पाउंड, युआन और चीनी रनमिनबी। अगला प्रश्न है, यूरो मुद्रा बाजार का निम्न में से कौन सा प्रतिकूल परिणाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व के नायक मुद्रा आपूर्ति में कमी। विश्व के नायक मुद्रा आपूर्ति में कमी यूरो मुद्रा बाजार का प्रतिकूल परिणाम है। यूरो यूरोपीय संघ की मौद्रिक इकाई और मुद्रा है। इसे 1999 में एक गैर नकद मौद्रिक इकाई के रूप में पेश किया गया था। इसे मास्ट्रिक्ट संधि 1991 के तहत ईयू के 12 देशों द्वारा अपनाया गया था। वर्तमान में यह ईयू के 20 देशों द्वारा स्वीकार्य है। अगला प्रश्न है, सन 1969 के एमआरटीपी एक्ट को प्रतिस्थापित करने वाला कंपटीशन कानून इस वर्ष लागू हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2002। सन 1969 के एमआरटीपी एक्ट को प्रतिस्थापित करने वाला कंपटीशन कानून वर्ष 2002 में लागू हुआ। इस संदर्भ में राघवन समिति ने सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, 2017-18 के दौरान कौन सा देश भारत का शीर्ष निर्यात भागीदार था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2013-14 से 2017-18 तक और 2020-21 में भी चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापार हिस्सेदार बन गया और दूसरा स्थान अमेरिका का रहा था। आगे के प्रश्न विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 192 है, निम्न में से कौन से WTO करार के अंतर्गत सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी सेवाएं आती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गेट। WTO करार के तहत सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी सेवाएं गेट के अंतर्गत आती हैं। गेट सेवाओं के व्यापार के लिए WTO के अधीन एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो उरुग्वे दौर की वार्ता के बाद 1 जनवरी 1955 से लागू हुआ। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन कब प्रभाव में आया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 जनवरी 1995 को। WTO को वर्ष 1947 में संपन्न हुए प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते के स्थान पर अपनाया गया। WTO के निर्माण की पृष्ठभूमि गेट के उरुग्वे दौर की वार्ता में तैयार हुई तथा 1 जनवरी 1995 को WTO द्वारा कार्य शुरू किया गया। जिस समझौते के तहत WTO की स्थापना की गई उसे मार्केस समझौते के रूप में जाना जाता है। इसके लिए वर्ष 1994 में मोरक्को के मार्केस में हस्ताक्षर किए गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य WTO में वस्तुओं के व्यापार के क्षेत्र में बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विकासशील देशों को अन्य देशों से विशेष लाभ मिल सकता है और दूसरों को लाभ दिए बिना वे आपस में विशेष व्यवस्था कर सकते हैं। विकसित देशों का विकासशील देशों को विशेष लाभ तथा बुनियादी देशों का शर्त रहित आपसी सहयोग WTO का बुनियादी सिद्धांत है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को जिनेवा में हुई थी। WTO के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं: गैर भेदभाव, सुरक्षा बाल्ब, पारस्परिक पारदर्शिता, बाह्यकारी एवं लागू करने योग्य प्रतिबद्धताएं। अगला प्रश्न है, WTO बनाने के लिए गेट का विस्तार किस वर्ष में किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1995। WTO बनाने के लिए गेट का विस्तार 1 जनवरी 1995 को किया गया था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई थी। अगला प्रश्न है, सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक सेवाएं निम्न में से किस WTO समझौते के तहत आती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गेट्स। सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक सेवाएं विश्व व्यापार संगठन के गेट्स जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज समझौते के तहत आती हैं।
अगला प्रश्न है, WTO का 11वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्यूनस आयर्स में। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2015 में WTO के 10वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कॉन्फ्रेंस किस देश में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केन्या में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा WTO समझौता सभी अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के व्यापार को शामिल करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गेट्स। सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता गेट, जो WTO सभी अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के व्यापार को शामिल करता है। गेट्स का निर्माण उरुग्वे दौर की ऐतिहासिक उपलब्धियों में से एक था, जिसके परिणाम जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन का एक समझौता है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। 1948 में विश्व को उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की अन्य बाधाओं से मुक्त कराने हेतु कुछ देशों के द्वारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का गठन किया गया। 1994 में सदस्य देशों के द्वारा राष्ट्रों के बीच मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार को बढ़ाने व प्रोन्नत करने के लिए एक अस्थायी संस्था के निर्माण का निश्चय किया गया था तथा जनवरी 1995 से गेट को विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित कर दिया गया। यह व्यापार का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य वैश्विक नियमों को नियत करता है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2018 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 164। अप्रैल 2018 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के 164 सदस्य हैं। WTO की स्थापना जनवरी 1995 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, किसी देश के IMF कोटे की स्वर्ण किस्त गोल्ड ट्रेंच डैश के बराबर होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, देश के कोटे का 25%। 1980 के दशक के अंत तक सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक है कि ऋण के द्वारा व्यय धारण क्षमता से अधिक माना जाने लगा। अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। आयात की वृद्धि इतनी तीव्र रही कि निर्यात की समृद्धि में कोई तालमेल नहीं हो पा रहा था। विदेशी मुद्रा के सुरक्षित भंडार इतने तीक्ष्ण हो गए थे कि देश की 2 सप्ताह की आयात आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते थे। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत में निवेश नहीं करना चाहते थे। इस स्थिति से निपटने के लिए भारत ने IMF से $7 बिलियन का ऋण लिया। रिजर्व किस्त IMF के साथ सदस्य देश के कोटा का घटक है, जो सोने या विदेशी मुद्रा के रूप में होता है। किसी भी सदस्य देश के लिए कुल कोटा में से 25% का भुगतान विदेशी मुद्रा या सोने के रूप में किया जाना चाहिए। इसीलिए इसे आरक्षित किस्त या स्वर्ण किस्त कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।